नमस्कार बच्चों। आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस को चैप्टर वाइज हम करने वाले हैं। यानी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे दी गए सारे टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझ सके। क्योंकि जहाँ तक कोशिश की गई है कि इस वीडियो में आपको चित्रों के माध्यम से और मेन पॉइंट को अलग अलग कलर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि हम चैप्टर तो समझ लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ में आता नहीं है। तो उन पॉइंट को आपको क्या अलग अलग कलर से दिखाया गया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। आज जो बच्चे हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, आपकी सबसे समस्या ये होती है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि आपके जो एक लाइक है और आपका जो कमेंट होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम अगली वीडियो को जल्दी जल्दी बनाएं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्योंकि जैसे ही आप अपनी राय देते हैं तो उसी स्पीड से हम क्या है वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, आप ये जानेंगे कि संविधान क्या है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है और भारतीय संविधान का प्रभाव क्या पड़ा और भारतीय संविधान कैसे बना इसको भी हम देखेंगे। और संविधान सभा का स्वरूप को भी समझेंगे और भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से या कहाँ से लिया गया है उसको भी हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं। जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे क्लास की वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो इस चैप्टर को हम पढ़ने से, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही संविधान क्यों और कैसे, यानी कि संविधान क्या है, क्यों हो और कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान है क्या। तो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार सरकार ये काम कर रही है, वो कर रही है, लेकिन संविधान को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइन में आप याद कर लें कि संविधान एक क्या होती है, नियम और कानून की एक पुस्तक होती है। जैसे आप जानते हैं, यानी संविधान क्या होता है, एक नियम कानून की एक पुस्तक होती है, यानी हम दस्तावेज कह सकते हैं, जो किसी भी देश, राज्य या संस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल को चलाने के लिए कुछ उस स्कूल यानी कि संस्था के कुछ नियम कानून होते हैं। यानी आपकी जो क्लासेस कहाँ कहाँ चलेगी, यानी सेक्शन कितने होंगे, आपके क्लास में पीरियड कितने होंगे, इस पीरियड में कौन पढ़ाएगा, यानी साइंस किस सब्जेक्ट पीरियड में चलेगा, मैथ किस पीरियड में चलेगा, यानी जो सारे जो नियम कानून होते हैं ये बने होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल के जो नियम नहीं बने होते हैं तो सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठ जाते हैं या सारे टीचर एक ही क्लास में जाते पढ़ाने के लिए, तो एक अव्यवस्था हो जाती। तो इस अव्यवस्था को ख़त्म करने के लिए क्या है, एक टाइम टेबल बनाया जाता है। ठीक है, यानी यही नियम कानून है। तो स्कूल का एक संविधान भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश को चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक क्या संविधान बनाया जाता है। हर देश का अपना एक संविधान होता है। ठीक है, तो अब तक हमने समझ लिया कि संविधान क्या है, यानी एक नियमों कानून की पुस्तक होती है, जिसे दस्तावेज भी कह सकते हैं, जो सभी देश या राज्य या संस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि संविधान जो यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक। मौखिक कह सकते हैं या अलिखित भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब कभी आपको क्या छुट्टी लेनी होती है तो अपने क्लास टीचर से या टीचर से आप क्या करते हैं, एक तो आप एप्लीकेशन लिख के ले जाते हैं। ठीक है, जो भी आप रीजन देते हैं तो वो आपका लिखित हो गया, क्योंकि आप लिखित रूप से क्या वहाँ पर एप्लीकेशन ले गए। ठीक है, एक होता है कि बिना एप्लीकेशन के आप अपने टीचर के पास चले गए और उनसे आप छुट्टी मांगते, सर मेरे पेट में दर्द है या सर में दर्द है। तो ये दो प्रकार से हो गई, क्योंकि एक लिख के आप ले गए तो वो लिखित हो गया, एक बिना लिखे आप लेके चले गए तो वो मौखिक हो गया। ठीक है, ओरल हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया हो कि लिखित क्या है और मौखिक क्या है। अगर लिखित के रूप में अगर एग्जाम्पल देखना है तो भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है। अगर मौखिक की बात की जाती है तो मौखिक में जैसे इंग्लैंड का संविधान है वो मौखिक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लिखित और मौखिक में अंतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी सबसे है कि जो भारत का संविधान है ना, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि संविधान भारत का बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि बात यह कि भारत का जो संविधान जब लिखा गया था, यानी कि जिन लोगों को भारत का संविधान लिखने का काम दिया गया था उन्होंने अलग अलग देशों का इन्होंने अध्ययन किया था और हर देश के संविधान से जो जो उनको अच्छा लगा उन्होंने अपने संविधान में ग्रहण कर लिया। इससे भारत का संविधान बड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए कभी आपका मकान बनने वाला होता है तो आप रास्ते में आते जाते जो भी मकान देखते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है ना उस मकान में, वो अपने आप मकान में बनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको कोई डिजाइन अच्छी लग गई, कहीं टाइल्स लग गई अच्छी, तो आप अपने घर में भी वही बनवाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो इस संविधान लिखने का जो काम है, एक संविधान सभा बनाई गई थी, उनको सौंपा गया था। ठीक है, तो उसमें जितने भी मेंबर थे ना, उन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उन्होंने क्या जो जो अच्छा लगा वो उन्होंने अपने देश के संविधान में ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि ये संविधान का क्या यहाँ पर चित्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि देखो कंसेप्ट को क्लियर करना है तो वीडियो को लंबी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब हमें सबसे पहले एक बात ध्यान देना कि संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। तो ये आपकी जो ये एक हेडिंग हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, क्योंकि मेन आपकी हेडिंग यहाँ पर है। ठीक है, फिर भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि संविधान की हमें आवश्यकता या ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए जब कभी कभी होता है ना कि जब तक संविधान के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर पंखा है ना, जब तक आपको उसको पता नहीं है कि पंखा का मतलब गुण क्या है, उसका काम क्या है, तब तक आपको क्या है, पंखे की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको पता चलेगा कि भाई पंखे से हवा अगर मिलती है तो आपको क्या है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी तो ठीक इसी प्रकार से संविधान की ज़रूरत क्यों है। जैसे मान लीजिए अगर समाज में अगर संविधान ना हो फिर क्या होगा, एक अव्यवस्था हो जाएगी। यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो ताकतवर वर्ग व्यक्ति से क्या है, हमेशा डरेंगे, यानी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, तो इन सब को क्या है, सुरक्षित महसूस कराने के लिए संविधान बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं। यानी किसी भी समूह को एक साथ रहने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है, और ऐसे बुनियादी जो नियम के अभाव में लोग अपने को क्या असुरक्षित महसूस करते हैं, यानी वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए अगर सबको छूट दे दी जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी कर सकता है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है, फिर क्या होगा, जो ताकतवर व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति को मारेगा, दूसरों के घर में घुस के सामान को छीन लेगा, यानी कि सारे जगहों पे कब्जा कर लेगा। जो ताकतवर लोग होंगे कमजोर वर्गों पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, और लोग क्या एक दूसरे के साथ बहुत गलत बर्ताव भी करेंगे। तो नियम और कानून के डर से ही क्या लोग कंट्रोल रहते हैं। तो इसीलिए किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियम की भी आवश्यकता होती है, जिससे समूह के सभी सदस्यों के बीच क्या है, तालमेल बना रहता है और लोग उनका पालन भी करते हैं। तो कुछ इस नियम के डर से लोग क्या है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो एक जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये चलता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी कुछ और भी निम्न कारण हैं जिसके कारण हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि संविधान की आवश्यकता क्या है, या संविधान के महत्व लिखिए, या संविधान के कार्य लिखिए, या संविधान की विशेषता लिखिए, तो आप इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। ठीक है, फिर फिलहाल अभी अब क्या है, संविधान की आवश्यकता, महत्व या कार्य जो भी पूछ दे तो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हम दिया है कि संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जो सभी समाज के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ाता है। अभी हमने पहले ही पढ़ा। ठीक है, यानी कि संविधान एक ऐसा जो नियम हम लोग को उपलब्ध कराता है जो सभी समाज के बीच रहने वाले जो सदस्य हैं ना, इनके बीच में तालमेल यानी कि सामंजस्य बढ़ाता है, आपसी प्रेम बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्या यहाँ पर है कि संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। यानी देखिए, संविधान के द्वारा यह भी निश्चय होता है कि समाज में जो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो जनता है क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, तो जिसके माध्यम से क्या वो निर्णय लेने की शक्ति उनके पास होती है। क्योंकि आपने भी देखा कि पहले क्या होता था कि भाई एक राजा होता था, राजा का शासन होता था। ठीक है, इस व्यवस्था को राजतंत्र कहते थे। राजा जो कुछ कर दिया वो कानून हो गया, उनको सभी लोगों को मानना पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसका जो गठन क्या होता है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो शासन में भाग लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि संसद में जाके वहाँ पर निर्णय लेते हैं, कोई अच्छे कामों के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, कोई विशेष प्रकार के लिए कोई फैसला होता है तो उसमें से जितने भी सारे लोग थे सबकी जो राय उसमें होती है। ठीक है, तो संविधान हम कह सकते हैं कि संविधान समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी ये निश्चित करता है। अगला पॉइंट है कि संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। आप सभी जानते हैं कि संविधान के द्वारा यह भी निर्णय किया जाता है कि भाई सरकार का निर्माण कैसे होगा, यानी कि संविधान सरकार का निर्माण किस प्रकार से होगा, यह संविधान के द्वारा ही तय किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि संविधान क्या करता है कि सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकता है। अब देखिए, संविधान के द्वारा ही लोग क्या करते हैं कि अपनी शक्तियों पे लोग नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और अगला है कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का भी निर्माण करे। अब क्या करता है कि संविधान के द्वारा क्या है, सरकार को ऐसी क्षमता मिलती है जिससे वो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, और एक ऐसे जो है परिवेश का निर्माण करते हैं जो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। अगला क्या है, जो संविधान के द्वारा क्या होता है, नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है इनको सुरक्षित प्रदान
किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के बीच यानी कि कार्य क्षेत्र का निर्धारण करती है। अब क्या है, संविधान क्या करती है, जो सरकार की जो 3 अंग है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में क्या है, इनके जो कार्य क्षेत्र है ना, इनकी सीमा का निर्धारण करती है, यानी शक्तियों का बंटवारा करती है। तो अगली हेडिंग हमारी यहाँ पर कि भाई संविधान के प्रभावी होने के क्या कारण हैं। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की जो संविधान है मौखिक है, और लेकिन अधिकतर देशों की अगर बात की जाए तो वहाँ की जो संविधान है वो लिखित रूप में है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे इंग्लैंड लीजिए, इंग्लैंड का जो संविधान है वो क्या है, मौखिक। तो अब यहाँ पर देखा जाता है कि बस कोई भी संविधान कितना प्रभावी होता है और उसे कौन सी बात जो है प्रभावी बनाती है, या कौन सी ऐसी बात है जो सुनिश्चित करती है कि भाई लोगों के जीवन का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा होगा, या जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ेगा, किसका, संविधान का। तो चलिए हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में संविधान का क्या प्रभाव है, यानी कि संविधान के प्रभावी होने के कुछ कारण जो हैं इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी कि निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि भारत का जो संविधान है ये कैसे बना है और किसने बनाया है, और उसके पास इसे बनाने की शक्ति थी। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले ये है कि भारत का संविधान कैसे बना और किसने बनाया है, या उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कि अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। देखिए अक्सर हमने सुनते हैं कि कई ऐसे देशों में जो संविधान बनाया जाता है तो वो निष्प्रभावी रहता है, यानी उसका प्रभाव लोगों पर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वे क्या है कि सैनिक शासकों के द्वारा बनाया जाता है, या कुछ ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया जाता है जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिनको क्या है लोग क्या है मानते नहीं हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्या है, भारत में जो संविधान बनाया जाता है वो यहाँ के रहने वाले, यानी कि बीच में रहने वाले जो लोग हैं या उनके प्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, और अगला है कि विश्व के जो सर्वाधिक जो सफल संविधान है, जिसमें भारत की बात आती है, दक्षिण अफ्रीका की बात आती है और अमेरिका की आती है, ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। ठीक है, यानी इन देशों के जो संविधान बनाया गया था एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। भारत के संविधान को क्या है भारी वैधता भी मिली है क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया है जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। यानी कि देखो भारत के संविधान को सभी लोगों ने स्वीकार किया है। कारण क्या है? क्योंकि इसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिनके क्या समाज में बहुत ही अटूट विश्वास था, यानी जिन पर लोगों का बहुत ही अटूट विश्वास था। अगला क्या है कि संविधान के मौलिक प्रावधान। ठीक है, यानी कि जो संविधान के जो प्रभावी होने के जो दूसरा कारण है कि संविधान के मौलिक प्रावधान। तो कोई भी संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संविधान अगर अपने नागरिकों को जितनी भी अधिक स्वतंत्रता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, तो उस संविधान की जो है सफलता की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, जैसे कि हम अपने भारतीय संविधान में देखते हैं। अब यहाँ पर है कि संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। चलिए देखते हैं इसको भी कि जब किसी भी संविधान को ढंग से अगर बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर हम संविधान को अगर सोच समझ के व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं तो शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है कि जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न करे। यानी कि हम संविधान को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि इसमें क्या है, जो कोई पावर ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में इकट्ठी हो जाए जिससे बाकी लोगों को क्या है समस्या होने लग जाए। क्योंकि किसी एक संस्था का अगर सारी शक्तियों पर एकाधिकार या नियंत्रण हो जाता है तो ऐसा करने के लिए शक्ति को क्या है कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। यानी जो पूरी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में न देकर जो अलग अलग जो लोग हैं उनके हाथों में बांट दी जाती है। जैसे आपने देखा कि भारत में क्या है, सरकार 3 स्तरों में काम करती है। केंद्र सरकार है, यानी पूरे भारत के लिए एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर स्टेट की भी अपनी एक सरकार होती है जिससे राज्य सरकार बोलते हैं। भाई यूपी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। ठीक इसी प्रकार से स्थानीय लेवल पे भी क्या है सरकारों को कुछ पावर दे दी जाती है। जैसे गाँव की जो शासन व्यवस्था है ग्राम प्रधान के हाथ में, ठीक है, और जिला में यानी नगर की व्यवस्था नगर पालिका कह लीजिए या महानगर पालिका। ठीक है, अब उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जैसे भारतीय संविधान है शक्ति को एक समान धरातल पर क्या करता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और कुछ स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट देती है। यानी कि संविधान भारत का क्या करता है,
सबके अंदर जो पावर है ना बराबर बराबर बांट देता है। तो संस्थाओं की जो रूपरेखा बनाने में यह ध्यान रखा जाता है कि वह ना तो ज़्यादा कठोर हो जाए और ना ही ज़्यादा लचीला हो जाए। यानी कि जो भारत का संविधान बनाने में यह भी ध्यान रखा जाता है कि उसे इतना कठोर भी ना कर दिया जाए कि उसमें परिवर्तन हो ही ना सके, या इतना सरल ही ना बना दें कि उसमें आए दिन परिवर्तन होता ही रहे। ठीक है, तो इस बात का ही ध्यान रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट शुरू होता है कि भारतीय संविधान की विशेषता है। देखो प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी संविधान से चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे ना तो भारतीय संविधान की विशेषता आपको जानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भारत का संविधान है, ठीक है, ये उद्देशिका कह सकते हैं इसको आप। इसमें अलग अलग कलर में अलग अलग पॉइंट को क्या क्लियर किया गया है, ठीक है, तो आप इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान की विशेषता को देखते हैं। तो पहली विशेषता यहाँ पर आती है कि संघवाद। अब संघवाद है क्या? तो संघवाद का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जैसे हमारे देश में क्या होता है ना कि सरकार जो है कई स्तरों में काम करती है। यानी कि देश में जो एक से ज़्यादा अगर स्तर की जो सरकार होती है ना उसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, एक राज्य स्तर पर भी एक सरकार है और एक केंद्र स्तर पर भी है, ठीक है, और एक तीसरे स्तर की भी सरकार है जिसको पंचायत राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। अब संसदीय शासन पद्धति क्या होता है प्यारे बच्चों? अब देखिए यहाँ पर संसदीय शासन पद्धति का मतलब होता है कि भाई सरकार के जो जितने भी स्तर हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में या राज्य सरकार या आपके स्थानीय सरकार कर लीजिए, तो सभी स्तरों पे जो हम अपने प्रतिनिधियों का जो चुनाव करते हैं ना, तो ये अगर ये अधिकार हमें मिला हुआ है जनता को, तो ऐसी जो पद्धति होती है उसे हम शासन पद्धति कहते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि संविधान के द्वारा क्या है, सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। यानी हम क्या है अपने शासक का चुनाव खुद कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप इतना समझिए। अगला क्या है, शक्तियों का बंटवारा। अब सभी आप जानते हैं कि भाई संविधान के अनुसार सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इन तीनों जो सरकार के अंग हैं, तीनों के बीच में जो शक्तियाँ का बंटवारा किया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि विधायिका में क्या होता है कि इसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम क्या है कि जो कानूनों का पालन करवाती है, न्यायपालिका क्या है कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड देती है। ठीक है, तो विधायिका में क्या होता है कि जो हमारे जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक हो गए, ठीक है, तो हम उन्हें जो वोट देकर जिता कर भेजते हैं तो वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या है बाकी सबसे संबंधित वो वहाँ पर कानून बनाते हैं। ठीक है, और बाकी कार्यपालिका में कुछ ऐसे भी लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करवाते हैं या शासन व्यवस्था को चलाते हैं। और न्यायपालिका में आप जानते हैं कि जो व्यवस्थाओं को क्या कहते हैं, न्यायालय की व्यवस्थाओं को न्यायपालिका ही कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्या है, मौलिक अधिकार। आप सभी जानते हैं कि संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर क्या है भारतीय नागरिकों को क्या है कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान के द्वारा कुछ नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। अगला है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? देखिए भारत जो है ना, भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, क्योंकि यहाँ पर बात होती है कि भारत को जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है? क्योंकि देखिए भारत का जो कोई स्पेशल एक धर्म नहीं है, क्योंकि भारत क्या एक निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कि भारत में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि भारत का कोई एक राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है और सभी व्यक्ति क्या है अपने अपने लेवल पे किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। अब क्या है भारत में एक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो न्यायपालिका भी भारत में 3 प्रकार की होती है। एक क्या है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और एक क्या है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। ठीक है, तो अब ये जो न्यायपालिका होती है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए फैसला लेने के लिए पूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र होती है, किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं करती है और किसी के पक्ष में भी नहीं करती। अगला है लिखित संविधान। अभी हमने शुरू में ही देख लिया था कि भारत का संविधान लिखित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नियम कानून होता है वो सारे लिखित रूप में मौजूद होते हैं। अगला है कि भारत का संविधान न तो अधिक कठोर है और न ही अधिक लचीला, यानी कि भारत का संविधान इतना कठोर भी नहीं है कि उसे आसानी से बदला ना जा सके और इतना लचीला भी नहीं है कि हम जब चाहे तब उसको बदलते रहें। अब बदलने की बात क्यों आती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार नियम में बदलाव
जरूरी होता है। आप देखते हैं कि हर नियम चेंज होता रहता है, ठीक है। अगला है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि जैसे लोगों को क्या है ना कि अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का पूरा अधिकार होता है। यानी कि भारत सरकार को कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती कि आपको ये कार्य करना है। क्यों? क्योंकि गणराज्य का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जो शासन का प्रमुख होता है ना, वह जनता के द्वारा ही चुना जाता है। यानी कि जो शासन का जो प्रमुख जो व्यक्ति होता है वह जनता के द्वारा चुना जाता है। वो किसी वंश या राजा खानदान से नहीं होता कि चलो एक व्यक्ति है वो अगर प्रधानमंत्री बन गया तो उसके मरने के बाद उसका बेटा प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो क्या है, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो है वो भी क्या है, उस पद पे आसीन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संविधान की विशेषता को देखा। अब चलिए आगे देखते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि भारतीय संविधान बना कैसे। देखिए अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि भारत का संविधान कैसे बना। देखिए जो भारत का संविधान जो बनाने का काम था ना, एक संविधान सभा बनाई गई थी। यानी कि भारत का संविधान एक चुनी हुई सभा बनाई गई थी, यानी कि संविधान सभा था उसके द्वारा बनाया गया था। अब इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना, यह कब हुई थी? 9 दिसंबर, यानी कि पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस समय क्या है, संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। लेकिन जब क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया ना, तो जो क्षेत्र पाकिस्तान में आते थे वो भारत से अलग हो गए। तो यहाँ पर मेंबरों की संख्या जो 299 हो गई, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और भारत शासन जो अधिनियम उसमें 1935 चल रहा था, उसके जो अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अब हुआ क्या था, अब हमने मान लिया कि भाई संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था ना, एक कैबिनेट मिशन योजना थी, ठीक है। ये कौन सी कैबिनेट मिशन योजना थी? ब्रिटिश कैबिनेट की एक समिति थी, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है, प्रस्तावित किया गया था। यानी कि संविधान सभा का जो गठन था एक कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो चलिए हम देखते हैं आगे फिर। तो अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप प्यारे बच्चों कि सीटों का बंटवारा किस प्रकार से, कहाँ किस क्षेत्रों से हुआ था। यानी संविधान सभा के लिए जो मेंबर आए थे सिलेक्ट होके, वो किन किन क्षेत्रों से आए थे, बस आपको ध्यान देना है। अब देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र थे प्यारे बच्चों जिसपे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ पर खुद शासन करती थी, ठीक है, जिसको हम ब्रिटिश प्रांत कर सकते हैं। कुछ देसी रियासत थी, यानी कि कुछ छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र था जिसको हम रियासत बोलते थे। और वहाँ के कुछ राजा जो महाराजा होते थे वो उसके शासक खुद होते थे। यानी एक क्षेत्र तो ये हो गया कि जिसपे ब्रिटिश सरकार खुद शासन करती थी डायरेक्ट, और एक क्षेत्र हो गया आपकी देसी रियासत थी जिसपे वहाँ के राजा रजवाड़े शासन करते थे, ठीक है। और एक क्षेत्र यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था, चीफ कमिश्नरी। जैसे आज आप देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, आज जैसे 8 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडिचेरी है, तो उसी प्रकार से कुछ उसमें चीफ कमिश्नरी बोलते थे। तो उस समय 4 चीफ कमिश्नरी थे। तो ये 3 क्षेत्रों से क्या है, सदस्य चुनकर आने थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को क्या है, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर क्या है, संविधान सभा में स्थान दिया जाएगा। भाई जितनी जनसंख्या रहेगी उसी के हिसाब से वहाँ की सीट को निर्धारित किया जाएगा। यानी कहा जा सकता था कि 10 लाख की अगर जनसंख्या है ना, तो वहाँ पर एक सीट का, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कि भाई ब्रिटिश प्रांत के, यानी कि जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन करती थी, वहाँ से कितने 292 सदस्य चुनकर आने थे, ठीक है। और देसी रियासतों से 93 सदस्य चुनकर आने थे। और जो चीफ कमिश्नरी थी उसके जो 4 प्रांत थे, 4, देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है कि जिसको हम एक कहते हैं ABCD। क्या है, ए का मतलब जो 4 कमिश्नरी थी उसका नाम क्या था, ए से आपका अजमेर हो गया, बी से बलूचिस्तान हो गया यानी कि पाकिस्तान में क्षेत्र था, सी से कुर्ग हो गया, डी से आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। और प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख सदस्य है। यानी देखो जो प्रत्येक प्रांत में जो सीटें थी ना, इनको 3 प्रमुख सदस्य के रूप में डिवाइड कर दिया गया, मुसलमान, सिख और जो सामान्य थे, ठीक है। यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। अब आगे क्या हुआ, तो संविधान सभा का स्वरूप कैसे था, चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, कैसे काम हुआ था। स्वरूप बनावट। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, अभी हमने देखा था कि भाई 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, तो उस समय संविधान सभा के जो टेम्परेरी, यानी जिसे हम अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये
भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और तीसरी जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको संविधान सभा ने क्या किया था कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। और इसी के साथ साथ क्या हुआ था कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा एक राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब आपको याद रखना कि भाई 3 जून 1947 की जो योजना थी, जो विभाजन के बाद क्या था कि जो सदस्य पाकिस्तान के अधीन क्षेत्रों में से चुनकर आए थे, यानी कि जो भी सदस्य जो है पाकिस्तान के जो अधीन क्षेत्र चले गए थे वहाँ से चुनकर आए थे, फिर वह क्या किए थे कि संविधान सभा के सदस्य तो रहे नहीं। जब संविधान सभा के वे सदस्य नहीं रहे तो संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या भी कम हो गई। तो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो घटकर कितनी 299 रह गई थी, ठीक है। अब लास्ट में कितने मेंबरों ने साइन किया, यानी लास्ट में 284 सदस्य थे। इन्होंने क्या 24 जनवरी 1950 को प्रेजेंट थे, यानी मौजूद थे। और जब संविधान पारित हुआ था इन्होंने संविधान पर क्या अपने हस्ताक्षर को किया था। और आप सभी जानते हैं कि भाई संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2 डेट होता है, ध्यान रखना। कभी आपसे पूछे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ तो 26 नवंबर 1949 को, या आपसे पूछे कि कब अंगीकृत किया गया था, तो बात दोनों एक ही है। अंगीकृत कब स्वीकार किया गया था या कब बनकर तैयार हुआ, बात एक ही है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। लागू कब किया गया था तब आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंगीकृत या स्वीकार कब किया गया था या पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बताना है। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और टोटल कुल कितने 166 बैठकें हुई थी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट रूप से समझ लेना है। अब आगे क्या बात होती है कि संविधान सभा में जो अनुसूचित जातियाँ थी ना, इसमें 28 सदस्य थे। और राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो विभाजन के बाद क्या था कि जो संविधान सभा में एक ही मेन पार्टी रह जाती है, कांग्रेस, तो इसका पूरा वर्चस्व था, यानी दबदबा कर सकते हैं, जिसमें 82 जो प्रतिशत सीटें थी कांग्रेस ने प्राप्त किया था। आगे क्या है, अब संविधान सभा के कामकाज की शैली, यानी कि जो संविधान जो सभा काम करती थी इसकी शैली क्या थी। तो संविधान सभा की जो कामकाज की शैली ऐसी थी जिसमें सभी लोगों की सहभागिता हो और सबका प्रतिनिधित्व हो। देखो संविधान सभा जो बनाई गई थी इसका काम यही था कि सबकी सहभागिता उसमें हो और सबका प्रतिनिधित्व हो सके। तो संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर ही विचार विमर्श किया। और सदस्यों में प्राय मतभेद अगर हो भी जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा जो अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ, यानी कि वो अपने मतभेद होने के बाद भी क्या है मिलजुल कर ही वो काम करते थे। लेकिन यहाँ पर एक कमियां देखने को मिली थी, यानी कि संविधान का केवल एक ऐसा प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया। यानी कि संविधान का केवल एक ऐसा प्रावधान था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था, इस पर कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ, ये ऐसे ही क्या है पारित हो गया था। कुछ लोग मानते थे कि ये गलत हुआ था, कुछ लोग मानते ये सही हुआ था, वो बात की बात है। अब कार्यविधि क्या थी, संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों के लिए 8 प्रमुख समितियां बनाई गई थी, यानी कि जो संविधान सभा की जो कार्य कैसे था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग कार्य को करने के लिए, अलग मुद्दों को करने के लिए बहुत सारी कमेटियां यानी कह सकते समिति बनाई गई थी। तो यहाँ पर आपको इसकी चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि 8 मुख्य समितियां बनाई गई थी। तो इसमें कुछ लोग क्या है, कुछ के सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे और अम्बेडकर जी भी इन कमेटियों की अध्यक्षता भी करते थे। जिसमें से यहाँ पर आपके ध्यान देना है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यानी कभी कभी आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या है संविधान सभा का जनक मान लिया जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने का या व्यवस्थित करने का सबसे ज़्यादा जो श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है, ठीक है। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे, फिर भी सबने ने क्या एक साथ मिलकर काम किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या संविधान सौंपी जा रही है, ठीक है। अब कुछ संस्थागत व्यवस्थाएं भी थी, इनको भी देखते हैं कि संविधान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या है सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से क्या है व्यवस्थित करे, यानी जिसके लिए मूल संविधान यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और कल्याणकारी यानी जन कल्याण के लिए कार्य करें। यानी कि जो संविधान है यानी जो सरकार है ना
लोकतंत्रात्मक, यानी कि जो सभी के लिए जनता की शासन है, तो ऐसे कार्य करे जो जनता के कल्याण के लिए कार्य, यानी जनता की भलाई के लिए हो। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि संविधान सभा ने सरकार के जो विभिन्न अंग है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनके बीच में एक संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत ही क्या विचार मंथन भी किया, यानी कि दोनों के बीच में, सभी के बीच में, सरकार के अंगों के बीच में एक तरह से क्या है, संतुलन बना रहे, ठीक है, तालमेल बना रहे। तो संविधान सभा ने भी एक भी ध्यान दिया कि संसदीय जो शासन व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है, इसको स्वीकार किया, जैसे एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच भी क्या शक्तियों का उन्होंने बंटवारा भी किया। जैसे आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया, या केंद्र सरकार जो है इनको पावर कितनी देनी है, यानी किन क्षेत्रों पर ये कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार किन क्षेत्रों पर कानून बना सकते हैं, यानी सबको क्या है, अलग अलग क्या है, शक्तियों का बंटवारा उन्होंने किया था। अब लास्ट में हमारा एक पॉइंट रह जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है, यानी कि भारत के संविधान, अभी हमने चर्चा किया था कि सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। बड़ा क्यों हो गया था? क्योंकि कुछ ऐसे भी देश थे जहाँ से भारत ने वहाँ की अच्छाइयों से अपने संविधान में ग्रहण किया था, यानी कि विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ प्रावधान अपने संविधान में ग्रहण कर लिए गए थे, तो वही आपको देखना है। तो अब क्या क्या, कौन कौन से ऐसी जो चीज़ें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया था, तो वो है इकहरी नागरिकता, यानी कि देखो आप भारत में रहते हैं, राज्य में भी रहते हैं, तो आपको दो नागरिकता नहीं मिलेगी कि आपको राज्य की नागरिकता दे दी जाए अब भारत की अलग दे दी जाए, आपको इकहरी नागरिकता दी जाएगी, यानी केवल भारत के नागरिक। तो यहाँ पर इस व्यवस्था को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया। कानून का शासन, यानी कि भारत में जो शासन होगा वो कानून के द्वारा होगा, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। कानून निर्माण की प्रक्रिया, सरकार का संसदीय स्वरूप, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, इसको भी हमने क्या है, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया था। अब अमेरिका के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया था, इसको भी देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों की सूची, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के जो दिए गए हैं नागरिकों को, हमने इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कि अगर न्याय हमने कर दिए हैं तो दोबारा उस पर विचार करने की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन की बात होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्रात्मक शासन, इसे भी हमने क्या है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं जो सरकार को समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, जन कल्याण के लिए ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि जो आयरलैंड ने इसे क्या है, स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है, यानी कि हमने तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, लेकिन आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व को क्या है, स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है फ्रांस का संविधान। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है, ये हमें या पूरी दुनिया ने क्या फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया था, तो यहाँ पर हम देख रहे थे। अब अगला है कनाडा के संविधान। तो यहाँ से क्या ग्रहण किया गया था कि जो केंद्र है और राज्य है, इनके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है ये, और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी देखिए संघ सूची है जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची है इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार का है, समवर्ती सूची है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे भी विषय बच जाते हैं जिसको हम अवशिष्ट सूची कहते हैं, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो इसमें यही बात कही गई है कि भाई केंद्र के पास अवशिष्ट सूची की शक्तियाँ होगी। रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य, यानी देखिए हम पावर की बात तो करते हैं लेकिन हमारी भी कुछ ड्यूटी यानी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, तो ये मूल कर्तव्य को हमने क्या है, रूस के संविधान से ग्रहण किया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची लिया है, यानी समवर्ती सूची का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस विषय पे कानून बनाती हैं वो समवर्ती सूची में होते हैं। प्रस्तावना की भाषा, अब हमने प्रस्तावना की भाषा जब हमने देखा था शुरू में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न उद्देश्य का जिससे कहते हैं, इसकी जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मनी के संविधान से क्या लिया कि आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य का निलंबन, ठीक है, इसको हमने वहाँ से लिया था। प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जर्मनी के संविधान से जो ग्रहण किया गया था आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक हो गया था, मौलिक कर्तव्य टाइप हो गया था, तभी मैंने सही किया है। तो आपातकाल के दौरान जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया था कुछ समय के लिए क्या उनका क्या है निलंबन कर दिया जाता है, ठीक है। तो
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं ना कि 11th क्लास के चैप्टर की वीडियो अगर आपको बनाई जाए तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें ये पता लगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हम सारे चैप्टर को बहुत जल्दी जल्दी बना के लाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या ज्वाइन करें, यानी कि बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें क्या फॉलो आप कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अब वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।